हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। ये वीडियो भी मेरा झारखंड सचिवालय से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि जेपीएससी से संबंधित वीडियो आने वाले दिन में नहीं आएगा, बहुत जल्द आएगा वो, ठीक है। तो जो पिछला झारखंड सचिवालय से संबंधित मैंने 2 वीडियो आपको अवेलेबल करवाए हैं। पहले वाले में मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें कमोबेश ये एरिया बताने का काम किया गया था कि कहाँ कहाँ से और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड वाले में एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा करके बुक्स एंड ऑथर और मैंने आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराया था और उसके ऑप्शन से संबंधित और जानकारियां भी आपको उपलब्ध कराई थी। अगर आपने उन चीज़ों को एक जगह कलेक्ट कर लिया है तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि आपका कलेक्शन बढ़ेगा। और जैसे ही आप ये सोचेंगे अपने कॉपी को देखने के बाद कि आपने 30-40 बुक्स एंड ऑथर याद कर लिए हैं या इस पर्टिकुलर चीज़ से इतना कुछ याद कर लिए हैं, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाएगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप परीक्षा में कामयाबी की ओर भी बढ़ेंगे। झारखंड सचिवालय का परीक्षा आपको पता है 1 दिन का परीक्षा है, एक स्टेज क्लियर और आपको आपके हाथ में नौकरी है, तो इस पर आपको जोर देने की आवश्यकता है। आज की वीडियो में सिर्फ 25 क्वेश्चन रखे हैं और अलग अलग एरियाज रखे हैं। कुछ सामान्य एरिया जो विद्यार्थी भली भांति जानते हैं वहां से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे इतिहास से मैंने कोई क्वेश्चन इसमें नहीं रखा है, आने वाले दिन में यद्यपि उसके लिए भी काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोगों को अपने सिलेबस को समझना और सिलेबस के उस पर्टिकुलर सेगमेंट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये समझना ज़्यादा जरूरी है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपके सिलेबस में भाषा है, लिपि है, विज्ञान है, संस्कृति है। ये एरिया जो है ये बड़ा एरिया है, संस्कृति वाला खास करके। आपको इस वीडियो में 25 क्वेश्चन के माध्यम से आपको वो एरिया बताने का काम किया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा या इस पर्टिकुलर सेगमेंट में किस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, उसको आप कलेक्शन करके एक जगह कर लीजिए। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास से आदमी मैदान जीतता है। तो आप मैदान जीतने का कोशिश कीजिए। आपके इस फतह में थोड़ा सा हम भी अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये मिसलेनियस है, लेकिन अगला फिर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को उठा करके हम आपके लिए कलेक्शन बढ़ाने का काम करेंगे। तो तैयार हो जाइए आज के क्वेश्चन को देखने के लिए। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर और जरूरत के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उस एक्सप्लेनेशन को आप अवश्य नोट कीजिए, ये आपके संग्रह को बढ़ाने का काम करेगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग। तो तैयार हो जाएं, डायरी पेन आपके हाथ में होगा। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। चित्रलेखा एवं आखिर कलाम के साहित्यकार हैं। पिछला वीडियो भी आपको साहित्य और साहित्यकार से ही जुड़ा हुआ था, बुक्स एंड ऑथर से था, तो उसी जगह इस कलेक्शन को भी आप जोड़ लें। चित्रलेखा एवं आखिर कलाम के साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मल्लिक मोहम्मद जैसी या फिर जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले इसका सही आंसर जानिए। सही आंसर है इसका मल्लिक मोहम्मद जैसी। मल्लिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत तो सब लोग जानते हैं, ये 2 नया नाम आपके कलेक्शन में शामिल हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसकी भी एक सूची बना लें। युगपथ, गुंजन, वीणा, उत्तरा, युगांत, ये सुमित्रा नंदन पंत की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी पुस्तकों का नाम भी नोट कर लीजिए। अनामिका, परिमल अप्सरा, चतुरी चमार, मतवाला और माधुरी। जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण रचनाओं में तितली, कामायनी, ये बहुत फेमस नाम है, ध्रुव स्वामिनी, ये भी बहुत बड़ा नाम है, इसके अलावा कंकाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, ये साइंस से है। किसकी अधिकता से एक्सोथैल्मिक बीमारी होती है जिसमें आंखें बाहर आती हैं? इंसुलिन, आप सब जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। थायरॉक्सिन, ये इस सवाल का सही जवाब है, मतलब ऑप्शन बी। लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये बेसिकली दुग्ध ग्रंथियों को दूध स्रावण के लिए उत्तेजित करती हैं। और डी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ये वृद्धि नियंत्रण हार्मोन की श्रेणी में आती है। नंबर 3, ये डिस्कवरी से है, मतलब साइंस वाले पार्ट में जो आपका विज्ञान और उससे जुड़ा हुआ चीज है वहां से एक क्वेश्चन है। कौन सुमेलित नहीं है? जॉन डाल्टन, परमाणु सिद्धांत, सही है। हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन, ये भी सही है। सिगमंड फ्रायड, ये भी सही है, सामने लिखा हुआ है मनोविश्लेषण। मैक्स प्लैंक, ये सही नहीं है
क्योंकि मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी को दिया था, जबकि नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो डी का सही उत्तर होगा डी, क्योंकि मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी से जुड़ा हुआ है और नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। नंबर 4, विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार और उनके प्रारंभ होने के वर्ष के जोड़ों में कौन सही नहीं है? ऑस्कर पुरस्कार 1929 से शुरू हुआ, ये सही है। नोबेल पुरस्कार सामने लिखा हुआ है 1904, ये गलत है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी और सबसे पहले जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आप सब जान रहे होंगे, एक्सरे के आविष्कारक WK रॉन्टजेन को दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में स्टार्ट हुआ, ये सही है। और डी ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत से संबंधित है, ये 1958 में शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर है बी, नोबेल पुरस्कार, क्योंकि यह 1901 में स्टार्ट हुआ है। नंबर 5, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। पहला तो ऑप्शन में जितने भी नाम हैं, इन सब लोगों ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है, जिसके विषय में मैंने ही बताया कि 1958 से शुरू हुआ संगीत के क्षेत्र से। ऑप्शन को देखिए, AR रहमान, तन्वी शाह, पंडित रविशंकर और विश्व मोहन भट्ट। ये पुरस्कार सबसे पहले जीतने वाले जो भारतीय थे, उनका नाम है पंडित रविशंकर। 1973 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था और ये सितार वादक हैं। विश्व मोहन भट्ट उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हें 1994 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है? 2-3 क्वेश्चन लाइन से आपका अवार्ड्स आ रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये मेंशन है कि पुरस्कार से संबंधित भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है? पाल्मे पुरस्कार। ये जो पाल्मे पुरस्कार है, ये बेसिकली स्वीडन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पाल्मे के, या उल्फ पाल्मे उनका पूरा नाम था, उनकी स्मृति में पाल्मे फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, जिसको कि अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये लंदन के द्वारा दिया जाता है। सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये 1957 में शुरू हुआ था, पिछले सवाल में मैंने बताया है। ये फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है और 6 क्षेत्रों में योगदान के लिए यह प्रदान की जाती है। 6 का सही उत्तर है साइमन बोलीवर पुरस्कार। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। नंबर 7, मणिपुरी, नेपाली एवं कोंकणी को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ये क्वेश्चन 2 एंगल से आता है। एक तो इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, दूसरा आपके सिलेबस में भाषा है। तो भाषा से संबंधित चीजों के लिए आपको एक नमूना ये है कि ये क्वेश्चन भी इसी श्रेणी में आता है। इसको इंडियन पॉलिटी में भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहां से भी है। तो भाषा से संबंधित क्वेश्चन के लिए आपको ये जानना होगा कि किस काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी, पाली भाषा कब बोली जाती थी, प्राकृत भाषा कब, कहाँ, किस राजवंश में, संस्कृत कब, कहाँ। तो ये चीजें आपको जाननी है, ये जाननी है। इसके अलावा भाषा से संबंधित जो भारत के संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक में जो प्रोविजन है, वो भी आपको जानने की आवश्यकता है। और भी कुछ नमूना जहां से भाषा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, आगे आपको दिखेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन या फिर 73वें संविधान संशोधन। सही उत्तर है इसका 71वें संविधान संशोधन। 1992 में 71वां संशोधन हुआ और मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के तौर पर शामिल किया गया था। 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, जो कि 15वीं भाषा थी। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थे। उसके बाद जिस भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया वो सिंधी था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में, जबकि 92nd अमेंडमेंट ये 2003 में हुआ और इस समय 4 भाषाओं को शामिल किया गया, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इस तरीके से इन भाषाओं को शामिल करने के बाद 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं।
73वां संशोधन आप सब जानते हैं कि यह पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। यह संशोधन 1992 में हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 8, किस कोशिकांग का उपनाम नियंत्रण केंद्र है? यह साइंस से क्वेश्चन है। ऑप्शन को देखिए, लाइसोसोम। ये नहीं हो सकता क्योंकि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। सही उत्तर है इसका बी, केंद्रक। इसको ही नियंत्रण केंद्र के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप सब जानते हैं कि इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहते हैं, जबकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नंबर 9, स्तनधारी मतलब मैमल्स के किस उपवर्ग द्वारा अंडे दिए जाते हैं? तो सबसे पहले तो ये जान ले कि ए, बी और सी ये मैमेलियन के 3 सब क्लास हैं, 3 उसके उपवर्ग हैं। प्रोटोथेरिया इसका सही उत्तर है। ये अंडे देने वाले समूह से संबंधित हैं और इसका एग्जाम्पल जो है ये एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रोटोथेरिया के जो एग्जाम्पल है जो अंडा देते हैं उसमें एकिडना, डकबिल्स और प्लेटिपस ये आते हैं जो कि अंडे देने वाले हैं और ये मैमेलियन ग्रुप में आते हैं प्रोटोथेरिया के अंतर्गत। मेटाथेरिया मतलब कि वैसे स्तनधारी जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद शरीर के साथ ही बने हुए एक थैली में उसको रखते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कंगारू, जो कि अपने बच्चे को जिस पाउच में रखता है उसका नाम है मार्सुपियल। मार्सुपियल पाउच में वो अपने बच्चे को रखता है। और यूथेरिया ये जो है ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देने वाले स्तनधारी हैं, जिसमें कि मानव और बाकी गाय, बैल, बकरी आप जो देखते हैं ये इसी श्रेणी में आते हैं। तो डी ऑप्शन का यहां पर कोई रोल है नहीं। नंबर 10, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवादी और समाजवादी या साम्यवादी, इन दोनों का मिला जुला रूप। सबसे पहले ये जान ले कि इन दोनों को मैंने पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था को मिला के जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री J.M. किन्स ने दिया था। तो अब इसका ऑप्शन देखें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था। तो इसका सही उत्तर है डी, फ्रांस। ये कॉन्सेप्ट भले ही ब्रिटेन के अर्थशास्त्री J.M. किन्स ने दिया हो, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे पहले फ्रांस के द्वारा अपनाया गया था। सोवियत संघ ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले अपनाया था, जबकि अमेरिका के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। नंबर 11, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु है? आपके सिलेबस में 5 ईयर प्लान भी है, इसीलिए यह क्वेश्चन आपके लिए रखा जा रहा है। वैसे भी सभी पंचवर्षीय योजना का जो मेन प्रायोरिटी है ये निश्चित तौर पर याद कर लेना चाहिए। ये न सिर्फ झारखंड सचिवालय के एग्जाम में बल्कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन को देखिए हम लोग, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। सही उत्तर है इसका चौथी पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है कि ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित था और ये एकमात्र ऐसा पंचवर्षीय योजना रहा है जो निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले ही खत्म किया गया था। हालांकि फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना भी इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि उसको भी अपने निर्धारित समय से पहले ही खत्म कर दिया गया था और उसके स्थान पर नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई थी 1 जनवरी 2015 से। 6ठी योजना भी आप जानते हैं कि ये गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी को प्रायोरिटी पहली बार 6ठी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, नुआखाई त्योहार किस भारतीय राज्य में आयोजित होता है? ये भारत की खूबसूरती है, अलग अलग राज्य, अलग अलग त्योहार और ये विविधता वाली जो बात हम लोग करते हैं, जितनी विविधता अपने देश में दिखती है कहीं दिखती नहीं है। इसी से संबंधित आपका जो इंडियन कल्चर का सेगमेंट है आपके सिलेबस में, उसका एक वानगी है कि ऐसे सवाल भी आएंगे, मतलब पर्व त्योहार से जुड़े हुए भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो नुआखाई त्योहार किस राज्य में? सिक्किम, गोवा, उड़ीसा या फिर अरुणाचल? तो सही उत्तर जान लेते हैं उड़ीसा, जिसको अब हम लोग 2011 से ओडिशा के नाम से जानते हैं। ये नुआखाई त्योहार वहीं मनाया जाता है। इसके अलावा
तारा तारिणी मेला भी उड़ीसा में मनाई जाती है, जो कि बड़ा वहां पे महत्व रखता है। सिक्किम, इसका भी अपना पर्व त्यौहार है। गोवा और अरुणाचल का भी है। चूंकि इस वीडियो में आपको इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए सिक्किम के विषय में थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल एंगल दे दें या फिर इंडियन पॉलिटी या संविधान वाला एंगल दे दें। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया और यह भारतीय संघ में शामिल होने वाला 22वां राज्य था, जबकि गोवा को 56 अमेंडमेंट के द्वारा 1987 में भारत का राज्य बनाया गया और ये 25वां राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश, इसको 55 मतलब कि 55th अमेंडमेंट के द्वारा 1986 में भारतीय राज्य बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश 24वां भारतीय राज्य बना था। नंबर 13, निम्न में से तमिल नववर्ष कौन सा है? 4 ऑप्शन है। उगाडी, उगाडी के विषय में जान लें कि यह तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष है। तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष को उगाडी कहते हैं। गुड़ी पाड़वा, ये तो बहुत फेमस है, सब जानते होंगे। मराठी और मराठी के अलावा ये कोंकणी नववर्ष भी है। चेती चांद, ये सिंधी नववर्ष को कहते हैं और इस सवाल का सही जवाब है पुथांडु, जो कि तमिल नववर्ष कहलाता है। इसके अलावा कुछ और नववर्षों का अगर कलेक्शन करना चाहें तो हम लोग यहाँ नोट कर सकते हैं। उड़िया नववर्ष को विषुव क्रांति कहा जाता है या विषुव संक्रांति कहते हैं उड़िया नववर्ष को। गुजराती नववर्ष को साल मुबारक कहा जाता है, जबकि बंगाली नववर्ष को पोहेला बैसाख कहा जाता है। तो ये भारत की संस्कृति का ही एक हिस्सा है और इस सवाल का सही जवाब आपके सामने है पुथांडु। नंबर 14, कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी असम में प्रत्येक वर्ष वहां पर मनाया जाने वाला कौन सा मेला है? तो मेला भी आपके संस्कृति का हिस्सा है। पूर्णागिरी मेला, पूर्णागिरी मेला कामाख्या मंदिर में नहीं बल्कि उत्तराखंड के चंपावत नगर में पूर्णागिरी मंदिर में मनाया जाता है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। चंद्रभाग मेला या इसको चंद्रभागा मेला भी कहते हैं, ये उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल में मनाया जाता है, कोणार्क मंदिर में मनाया जाता है। इस सवाल का सही उत्तर है अंबुवासी का मेला, कामाख्या मंदिर में ये मेला मनाई जाती है। जबकि मड़ई महोत्सव ये मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में आदिवासियों के द्वारा मनाए जाने वाला प्रमुख महोत्सव है। नंबर 15, फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, यही इसका सही उत्तर है। इसके अलावा मणिपुर में एक और जो इस तरह का त्यौहार है उसका नाम है संगाई, उसको भी नोट कर लें। मेघालय, सिक्किम और मिजोरम, बहुत सारे त्यौहार हैं। वक्त के साथ ये वीडियो में हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। हम अभी यहाँ पर सिर्फ आपको ये वानगी दे रहे हैं कि इस तरह के सवालों का कलेक्शन आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो संस्कृति है ये बहुत डाइवर्सिफाई है और इसका रूपरेखा बहुत बड़ा होने जा रहा है। नंबर 16, किस भाषाई समूह को बोलने वाले लोगों को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में निषाद कहा जाता था? तो जो भाषा वाला आपका सिलेबस में है उसमें आपको जो भाषाई परिवार हैं उससे संबंधित बातें भी जाननी होंगी और इसी क्रम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। किस भाषा समूह से कौन कौन सी भाषा आती है, उसका कुछ सामान्य एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन को फिलहाल देखें। द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार जो है ये बेसिकली दक्षिण की भाषा परिवार से संबंधित है या दक्षिण की भाषाएं इसमें शामिल हैं, जिसमें कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। और इन चारों भाषाओं में तमिल जो है ये सबसे प्राचीन है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। और तमिल भाषा का सबसे प्राचीनतम जो साहित्य है वो है संगम साहित्य। इसके संदर्भ में एक और बात है कि इस समूह के जो भाषा हैं, इस भाषा का देश के बाहर की भाषाओं से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम का देश के बाहर की भाषाओं से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी को देखिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इस सवाल का सही जवाब यही है। और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत जनजातीय भाषा आती है, जिसमें संथाल, उरांव, गोंड, खोंड, मान खमेर, मुंदरी, ये जो भाषाएं हैं वो बेसिकली ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से ही संबंधित है। ऐसे सवाल का जवाब तो आपको अन्य परीक्षा में भी उपयोगी होते हैं, तो ये जानना ही चाहिए। इसके अलावा सी ऑप्शन देखिए, आर्य भाषा परिवार,
ये संस्कृत से संबंधित भाषाएं हैं और भारतीय भाषाई परिवार में ये सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है। तो पहले स्थान पे सबसे महत्वपूर्ण भाषाई परिवार आर्य भाषा परिवार है और ऑप्शन ए में जहां द्रविड़ भाषा परिवार है ये दूसरे स्थान पर आता है। सही उत्तर हम आपको बता चुके हैं कि बी है। आर्य भाषा परिवार, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये संस्कृत से संबंधित भाषाएं हैं और इसके अंतर्गत ही हिंदी, संस्कृत, नेपाली, बंगला, गुजराती, मराठी, कश्मीरी ये सब आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। जबकि चीनी तिब्बती भाषा परिवार जो है ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उस तरफ इस्तेमाल होता है और इस भाषा के तहत या इस भाषा परिवार के अंतर्गत लद्दाखी भाषा, लाहुली, शेरपा, चंबा, डफला, बोड़ो जो कि 8वीं सूची में भी शामिल भाषा है, ठीक है, और तिब्बती भाषा, ये तमाम भाषा इसमें शामिल है। तो भाषा वाले सेगमेंट में आपको ये चीजें देखनी होंगी। नंबर 17, सिंधु लिपि भी आपके भाषा और लिपि सिलेबस में है। सिंधु लिपि के काफी बड़े बड़े अक्षर किस स्थल से प्राप्त हुए? इतिहास आपने पढ़ा है तो लिपि भी आपने निश्चित तौर पे पढ़ी होगी। अब उन लिपियों से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको एक जगह आप कर लीजिएगा ताकि आपको झारखंड सचिवालय का जो सिलेबस में लिपि लिखा हुआ है उसके संदर्भ में एक जगह आपका कलेक्शन हो जाए। फिलहाल इसका ऑप्शन देखिए, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, धौलावीरा। सही उत्तर है इसका धौलावीरा, जहां पर सिंधु लिपि की जो वस्त्रोत्फेदन लिपि कहलाता था उसके बड़े बड़े अक्षर प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी ये आज की तारीख में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और राखीगढ़ी हरियाणा में है जबकि धौलावीरा गुजरात में है। तो इसका ऐतिहासिक एंगल हो गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के विषय में बहुत कुछ आप पहले से जानते हैं, इसमें हम यहां पर इस संदर्भ में कोई बात करने नहीं जा रहे हैं। नंबर 18, खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम अभिलेख है। अब जो ऑप्शन है आप सारे ऑप्शन जानते हैं। कौशाम्बी अभिलेख जिसको कि रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, सार-ए-कूना ये कांधार में है और सम्राट अशोक का द्विभाषीय अभिलेख है ग्रीक और अरामाइक लिपि में। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा ये पाकिस्तान में है और खरोष्ठी लिपि का सबसे प्राचीनतम अभिलेख यही है। तो लिपि से संबंधित इस तरह के सवाल भी आएंगे। इसके अलावा भाबरू या बैराट अभिलेख, भाबरू शिलालेख का महत्व इस रूप में है कि ये एकमात्र ऐसा शिलालेख है जहां बुद्ध, संघ और धम्म, तो धम्म का सिर्फ उल्लेख भाबरू शिलालेख में ही किया गया है। तो लिपि से संबंधित इस तरह के सवाल के लिए आप तैयार रहें। नंबर 19, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? ये भी लिपि से रिलेटेड क्वेश्चन है। 34, 64, 36 या फिर 52। इसका सही उत्तर है बी 64। और यहां ये जान लें कि इस पुस्तक में ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले रखा गया है और उसके बाद खरोष्ठी लिपि को रखा गया है। नंबर 20, कौन सी पुस्तक वाग्भट के द्वारा लिखित है? तो बुक्स एंड ऑथर का जो आपका सेगमेंट है उसके अंतर्गत ही ये क्वेश्चन भी रखा गया है। अलग अलग एरिया का क्वेश्चन है। ऑप्शन को देखिए, शिशुपाल बद्ध। शिशुपाल बद्ध वाग्भट के द्वारा नहीं बल्कि माघ के द्वारा लिखा हुआ है। अभिधम्म कोश ये बौद्ध ग्रंथ है और इसके लेखक का नाम है बसुबंधु। हमीर काव्य नय चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है और वाग्भट के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है, जो इस सवाल का सही जवाब है वो है डी अष्टांग हृदय। नंबर 21, खरोष्ठी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ है? आर्मेयी, धम्म लिपि, नागरी लिपि, इसी को देवनागरी भी कहा जाता है, ब्राह्मी लिपि। अब फिर यहां पर कि लिपि से रिलेटेड है ये, तो आपको याद रखना होगा कि ब्राह्मी लिपि किस काल में इस्तेमाल हुई, नागरी या देवनागरी तो अभी जानते हैं आप। धम्म लिपि अशोक अपने अभिलेखों में जिस लिपि को इस्तेमाल करता है या अपनी लिपि को अशोक धम्म लिपि कहता है। इस सवाल का सही जवाब है आर्मेयी। ये लिपि बेसिकली भारत में जब फारस या ईरान का आक्रमण हुआ था दारा या डेरियस या दारवयु के नेतृत्व में, तब उसी के साथ ये लिपि आई थी और इसी लिपि से खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ। इस खरोष्ठी लिपि से बाद में सौर सेनाई का जन्म हुआ और वही सौर सेनाई बाद में मराठी के लिए या मराठी भाषा के जन्म का कारण बना। तो खरोष्ठी लिपि का जन्म आर्मेयी लिपि से हुआ जो कि बेसिकली फारस या ईरान के माध्यम से भारत तक पहुंचा था। नंबर 22,
क्यात किस देश की मुद्रा है? म्यांमार, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या फिर मलेशिया? सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है इसका म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से जानते थे। उत्तर कोरिया, यहां का जो मुद्रा है उसका नाम है कोरियन वोन, WON, कोरियन वोन। दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा है वो साउथ कोरियन वोन है, और मलेशिया का जो मुद्रा है उसका नाम है रिंगित। बाकी सबका राजधानी भी साथ साथ देख लें। म्यांमार नेपिटो, उत्तर कोरिया प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया सियोल और मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर। ये उनका करेंसी और उनका कैपिटल एक साथ अगर आप याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। 23, निम्न में से किस देश की मुद्रा रियाल नहीं है? मतलब कि बाकी 3 जो यहां आपके ऑप्शन में है वहां रियाल है और एक में रियाल नहीं है। ओमान, मुद्रा रियाल और राजधानी ओमान का मस्कट। यमन, राजधानी इसका शना और मुद्रा इसका रियाल। कतर, राजधानी इसकी दोहा, मुद्रा इसका रियाल। तो 3 का मुद्रा रियाल यहां पर आ गया, उसकी राजधानियां भी मैंने आपको बता दी। टर्की इस सवाल का सही जवाब है, जिसका कि मुद्रा का नाम टर्किश लीरा है और टर्की की राजधानी है अंकारा। रियाल जो है इसके अलावा आपको ईरान और सऊदी अरब में भी चलता है, जबकि ब्राजील में भी जो मुद्रा है उसको क्रूजेरियो रियाल कहा जाता है। क्रूजेरो रियाल। 24 को देखें हम, ये भूगोल से संबंधित है और ये सवाल न सिर्फ सचिवालय बल्कि डिफरेंट एग्जाम में आएगा। ज्योग्राफी से संबंधित ये सवाल है। जायकवाड़ी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु। बेहतर ये होगा, ऐसे सवाल चूंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो राज्यवार आप इस तरीके से परियोजनाओं का एक पूरा सूची बना लें जो इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए। ठीक है, ऐसे अगर 20-25 अगर आप 40 कर लेते हैं तो आपके लिए फिर ऐसे सवाल अगर आएंगे तो छूटेंगे नहीं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो स्टेट वाइज इसको आप याद कर लीजिए। फिलहाल इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना है। महाराष्ट्र के अगर अन्य ऐसे ही परियोजनाओं की बात करें तो पूर्णा परियोजना है जो पूर्णा नदी पर है, गिरना परियोजना है, भीमा परियोजना है, कृष्णा परियोजना है। गुजरात में जाए तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, काकरापारा ये भी ताप्ती नदी पर है, माही परियोजना माही नदी पर, साबरमती परियोजना, पनाम परियोजना, करजन परियोजना, ये सब तमिलनाडु से संबंधित है। जबकि पंजाब के प्रमुख अगर परियोजनाओं में जाएं तो थीन डैम परियोजना ये रावी नदी पर है। पूंग या ब्यास ये भी वहां का परियोजना है। तमिलनाडु का मैटूर परियोजना, पापनासम परियोजना, ये सब। तो फिर से मैं दोहराऊं अपनी बात को कि आप स्टेट वाइज इस तरह के चीजों को एक जगह नोट कर लें, और बेहतर ये हो कि अगर मैप के थ्रू इसको याद कर लें कि महाराष्ट्र का बना है, महाराष्ट्र के जो फेमस प्रोजेक्ट है उसको ये कर ले। थोड़ा मेहनत एक बार जरूर लगेगा, लेकिन ये हमेशा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा किसी भी परीक्षा में। चलिए इस सेट में आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ बानगी के तौर पर हमने उस एरिया को छूने का काम किया है ताकि आपको सिलेबस से जो पार्ट है उसको समझना आसान हो और आपको ये समझ में आए कि ये एंगल जो है ये क्वेश्चन बनाता है और इस तरह की चीजों को हमको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन भी भूगोल से है और आसान क्वेश्चन है, प्रायः हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट का महाबालेश्वर है? ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी त्र्यंबक नासिक से निकलती है, मतलब इसका ओरिजिन जो है वो त्र्यंबक है जो नासिक के पास है गोदावरी का। कृष्णा इस सवाल का सही जवाब है। 25 का सही उत्तर है बी कृष्णा। कावेरी जो है ये ब्रह्मागिरी से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है। तो 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन के अलावा जो ऑप्शन के थ्रू मैंने आपको बताने का काम किया, ये बताने का भी आपको काम किया गया कि भाषा, लिपि, कल्चर से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किन किन जगहों पर आपको ध्यान देना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप निश्चित तौर पर जान रहे हैं, उसी के कलेक्शन को आप बढ़ाइए। क्वेश्चन के माध्यम से आपको वो एरिया बताने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य पहुंचाइए। धन्यवाद।